हेलो लर्नर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने अराउंड रिसर्च के 260 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के भी पीवाईक्यूज करते हैं। और कम्युनिकेशन के अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग के भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट पेपर वन की जो ये इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं फोर, इनके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2004 से लेकर के 2026 तक, वो सारे के सारे हम इस चैनल पर अपलोड कर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Below are the given key terms. Identify these which denote qualitative research paradigm. एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड वो है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है, और जिसमें हम किसी एक हाइपोथेसिस को जो है प्रूफ करते हैं या डिस्प्रूव करते हैं। तो इसमें बेसिकली जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइज करना चाहते हैं हम किसी एक सिचुएशन को। देखिए, तो इसको अभी बेसिकली लीव करते हैं, क्योंकि एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है। जो एथनोग्राफी रिसर्च है वो एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च है, जिसमें हम कल्चर को, पीपल को और लोगों की स्टडी करते हैं। और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, ये भी एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च है। और जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है गाइस। बट जो आपकी सॉरी, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ हो सकती है। तो इसको हम लीव करेंगे फिलहाल। लेकिन जो नरेटिव रिसर्च होती है वो एक तरीके से प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो अच्छे से सिलेक्ट करनी है, वही वाले ऑप्शन जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च को डिनोट करते हैं। तो इथनोग्राफिक, सिंबॉलिक एंड नरेटिव रिसर्च आर क्वालिटेटिव रिसर्च, बी, सी एंड ई। तो ऑप्शन बी इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो गाइस, ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप से, तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान देना है कि डिस्क्रिप्शन डेटा का भी हो सकता है, और इमेजेस का, वर्ड्स का, या जो क्वालिटेटिव वो होते हैं फीचर्स, वो भी हो सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A researcher plans to study the effect of socio-economic status of parents on the school dropout rate in a district. What type of research it will be? तो हमें बताना है किस टाइप की रिसर्च की होगी। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटिंग रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वो क्यों होगा? क्योंकि जो रिसर्चर है वो एक तरीके से एग्जामिन कर रहा है इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक वो है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट। स्कूल ड्रॉप आउट रेट, कई बार एग्जाम में आपसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पूछ लेता है, इसमें से कौन होगा? तो देखिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, जहाँ पर इस पूरी रिसर्च में, पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी मैनिपुलेशन या कंट्रोल ऑफ वेरिएबल की बात नहीं की जा रही है। तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो ग्रुप्स होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। बट जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है पेरेंट का, वो फिक्स होता है, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये हमारी जो हो जाएगी नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस सिस्टम हो जाएगी। इसको हम एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च भी बोलते हैं, कई बार एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस वजह से हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस हो जाएगी। और जो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है वो कल्चर, पीपल और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस पे होती है। और जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटिंग रिसर्च है, तो एक तरीके से बेसिक पार्ट है रिसर्च के स्टेप्स का। नेक्स्ट है हमारा इन टू सेट्स गिवन बिलो, सेट वन स्पेसिफाइज द मेथड ऑफ रिसर्च, वाइल सेट टू डिस्क्राइब द क्रिटिकल फीचर एसोसिएटेड विद ए मेथड ऑफ research. Match the two and select from the code to indicate your answer. तो इसमें देखिए रिसर्च मेथड दिए हुए हैं,
और उसकी कुछ क्रिटिकल फीचर्स जो हैं एसोसिएटेड उस रिसर्च मेथड से वो दिए हुए हैं, तो हमें इसको मैच कराना है। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर कंट्रोल की मैनिपुलेशन की बात आएगी, तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंट्रोल और मैनिपुलेशन की बात की जा रही है। इस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट थ्रू कंट्रोल, तो ये फोर जो है वो एक जो है फोर से मैच हो जाएगा। तो अब आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए आपका पहले ही ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ए जब फोर से मैच हो जाएगा तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है वो आपका फाइव से मैच होना चाहिए। प्रोबिंग इनटू कॉजल फैक्टर्स फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, ठीक है, ये भी सही है, ये फाइव से मैच हो जाएगा। और हिस्टोरिकल मेथड तो सी का टू हो जाएगा। ये देखिए स्टेब्लिशिंग पैटर्न्स ऑफ इवेंट्स विच हैव हैपेंड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, जिसमें आप बुक्स का सहारा लेते हैं या आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों को यूज करते हैं आप। ठीक, और हिस्टोरिकल रिसोर्स में जो बुक्स होती हैं वो एज ए प्राइमरी जो रिसोर्स के तौर पे या प्राइमरी डेटा के तौर पे जानी जाती हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जो भी हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च होता है उसमें जो बुक्स वगैरह होती हैं हिस्ट्री की किताबें, वो एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मानी जाती हैं। तो ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च सी का टू हो जाएगा, यहाँ पर टू होगा। और फिर जो डी है एथनोग्राफिक रिसर्च, हमने बताया कि ये शेयर्ड बिहेवियर्स को बताता है, शेयर्ड पैटर्न्स को बताता है। हम लोगों की, पीपल की और कल्चर की एक तरीके से स्टडी करते हैं, तो ये थ्री से मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा A4, B5, C2 एंड D3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैव टू बी साइक्लिक, केस स्टडी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च या एक्शन रिसर्च। तो देखिए एक्शन रिसर्च में जो स्टेप्स होते हैं रिसर्च के वो साइक्लिक होते हैं, क्योंकि एक बात देख लीजिए, यहाँ पर आप एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, देन ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, तो ये एक पूरा साइक्लिक नेचर में होता है। और फिर जब रिफ्लेक्ट कर लेते हैं तो दोबारा आप रीप्लान करते हैं, और फिर उसके बाद री एक्ट करते हैं, एंड देन आप फिर री ऑब्जर्व करते हैं, और फिर री रिफ्लेक्ट करते हैं लास्ट में अगेन। तो इस तरीके से जो एक्शन रिसर्च होती है वो साइक्लिक होती है और उसका ये नेचर होता है। Research ethics is of critical importance in which of the following areas, select your answer from the code given below। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। डेटा कलेक्टिंग प्रिपेयरिंग ए सेमिनार पेपर। देखिए प्रिपेयरिंग ए सेमिनार पेपर में तो रिसर्च एथिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो यह बी ऑप्शन जिसमें है आप इसको रिमूव कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा एनालिसिस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल, और डेटा कलेक्शन में भी, कि आप जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से और अच्छे से डेटा को कलेक्ट करें। पार्टिसिपेशन इन ए कॉन्फ्रेंस, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है इससे एथिक्स से, क्योंकि आप सिंपली जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। राइटिंग ए थेसिस और डिसर्टेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपनी थेसिस या डिसर्टेशन लिख रहे हो तो अच्छे से लिखें और पूरे एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करें। किसी और के वर्क को बगैर साइट किए हुए ना लिखें, या किसी और के काम को अपना काम ना बता दें और उसमें थेसिस में ना ऐड कर दें। सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम में इसमें जो है बहुत ज़्यादा एथिकल इश्यूज नहीं आते हैं। तो आपका जो इस तरीके से जो राइट आंसर बन जाएगा वो A, C एंड E होगा। Which of the following methods of research the independent variable has to be selected rather than manipulated। देखिए इसमें जो है एक जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हमने बात की थी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या किया जाता है कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था पेरेंट्स का, वो एक तरीके से हमने वेरिएबल को सिलेक्ट किया था, तो इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और हमने इसको बताया था कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही हम एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। बाकी ये सारे रॉन्ग है, तो ये हमारा एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वो एक तरीके से राइट हो जाएगा, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं जबकि उसे हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं। जब भी मैनिपुलेशन की बात आएगी तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर स्कोर फॉर फिजिबिलिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखते हैं क्या है, वर्कशॉप, सिंपोजियम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस। वर्कशॉप, क्योंकि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, खुद ही सीखते हैं। जैसे कोई SPSS सोशल साइंसेज में गैप होता है, या स्टेटा है डेटा एनालिसिस के लिए, तो आप स्टेटा पे या सोशल साइंस या SPSS पे या EViews पे आप कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है।
Ability to see and size up the situation creatively is most relevant at which stage of research in determining the research design and its execution, in formulating research hypotheses and procedures for testing them. At the stage of identifying and defining a research problem in deciding and identifying the sampling procedures to ensure representative character। तो देखिए, इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो काफ़ी ठीक से सॉल्व करें। तो इसका जो गाइस राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग देम। तो इसका ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जहाँ पर जो है ये जो आपकी जो ये दिया हुआ है सी एंड साइज ऑफ द सिचुएशन क्रिएटिवली, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। जब भी जो है रिसर्च में इस तरीके के जो वो होंगे यूज़ किए जाएंगे फ्रेजेस, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन से रिलेटेड है या क्रिएटिव कंजक्चर से रिलेटेड है, या कह लीजिए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन से, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल लीप ज़्यादा होती है फ्रॉम फैक्ट्स टू एक्सप्लेनेशन। और बाकी जो चीज़ें हैं कि जैसे आपने ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो एक तरीके से एनालिटिकल या डायग्नोस्टिक या लिटरेचर ड्रिवन होती है, ये वाली, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बाकी जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की बात है, तो एक तरीके से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि एक तरीके की इमेजिनेटिव चीज़ होती है, या जहाँ पर आप स्पेकुलेट करते हैं और क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इसका जो आपका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा, इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग देम, जहाँ पर आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं और उसको स्केल अप कर सकते हैं। बाकी सारे रॉन्ग हैं। A researcher, while writing his or her thesis, does not give the rationale underlying use of statistical technique. This will be best described as a case of an error of omission, commission, technical lapse, an error of omission, misconduct, an error of omission, misconduct, ethical। तो इसका जो राइट आंसर होगा an error of omission, misconduct। तो ये मैंने इसको ठीक कर दिया है, एन एरर ऑफ ओमिशन होगा ये, और ये एथिकल मिसकंडक्ट होगा। ये मिसकंडक्ट ऑप्शन सी के साथ आ गया था, तो मैंने इसे सही कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा एन एरर ऑफ ओमिशन, की वो चीज़ उसे उससे छूट गई है, क्योंकि उसने जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की है अपनी रिसर्च में, बस वो बताना भूल गया है, गलती हो गई है उससे, छूट गई है वो चीज़, कि उसने रेशनल क्यों नहीं दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, जो रिसर्च के फीचर्स से रिलेटेड है, डेफिनेशन से। इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो विच ऑफ देम ऑफर ए सुटेबल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, गिव योर आंसर बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द कोड। देखिए, रिसर्च मीन्स ए रिपीटेड रिसर्च, तो ऐसा नहीं होता है कि रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि जो रिपीटेड रिसर्च है आप उसी को बोल दो। तो आप जिसमें जिसमें ए है उसको रिमूव कर दीजिए अच्छे से। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू ए क्वेश्चन। ठीक है, रिसर्च एक आंसर होता है क्वेश्चन का। ये तो अच्छे बच्चों की तरह बी को रखिए। रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी वेरी करेक्ट है, बी सी दोनों करेक्ट हैं। रिसर्च इज एन एंडेवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस। जरूरी नहीं है कि आप किसी की हाइपोथेसिस को प्रूव करना चाहें, आप उसको रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हैं, आप उसको लीव भी कर सकते हैं। तो ये रिसर्च वो नहीं होती है कि आप किसी की बात को प्रूव करने के लिए जाएं। ठीक है, रिसर्च इज ए मीनिंग रिसर्च इज ए मीनिंग गिविंग प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च से हमें कुछ ना कुछ नॉलेज पता चलती है, मतलब पता चलता है। रिसर्च मीन्स ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम ए डिफाइंड पॉपुलेशन। देखिए, ये सैम्पलिंग का पार्ट है, ना कि रिसर्च का पार्ट है। ये सैम्पलिंग की डेफिनेशन दी हुई है कि आप किस तरीके से किसी डिफाइंड पॉपुलेशन से कोई सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी, सी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज, ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे, और हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।